नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान। 11 अगस्त को नीट पीजी का परीक्षा, 2 पालियों में होंगी परीक्षा। यूके के आम चुनाव में लेबर पार्टी की आंधी। पीएम मोदी ने कीर स्टारमर को दी बधाई। राहुल गांधी लोको पायलटों से की मुलाकात। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से की मुलाकात, सुनी उनकी समस्याएं। लुधियाना में शिवसेना नेता पर हमला। निहंग वेश में आए 4 हमलावरों ने तलवार से किया वार। हाथरस हादसा, 15 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट। डीएम एसएसपी समेत 100 लोगों के बयान दर्ज। सीएम योगी ने 24 घंटे मांगी रिपोर्ट। बिहार में 15 दिन में गिरा 10वां पुल। बिहार में गिरते पुल पर सरकार का बड़ा एक्शन, 11 इंजीनियर सस्पेंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की मेजबानी की थी और उनके साथ नाश्ता किया था, जिसका वीडियो आज जारी हुआ है। वीडियो में पीएम अमेरिका और वेस्टइंडीज में हुए इन मुकाबलों के दौरान टीम के अनुभव के बारे में पूछते दिखाई पड़े। इस दौरान खिलाड़ियों के साथ यादगार बातचीत हुई। बता दें कि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले हफ्ते फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हराकर खिताब टी20 वर्ल्ड कप जीता है। ग्रुप पिक्चर में पीएम के साथ रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ थे। खबर दिल्ली से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ब्रिटेन के आम चुनावों में लेबर पार्टी की शानदार जीत पर उनके नेता कीर स्टारमर को बधाई दी है। पीएम ने कहा कि वो भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी और को मजबूत करने के लिए उनकी पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट की उम्मीद करते हैं। खबर दिल्ली से है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुक्रवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलटों से मुलाकात की। गांधी ने लोको पायलटों से बातचीत की और उनकी ड्यूटी के कामकाज के तरीकों को जाना। खबर दिल्ली से। शुक्रवार को कोर्ट में नीट मामले की सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कोर्ट में कहा कि विवादों से घिरी नीट यूजी 2024 को रद्द करना जायज़ कदम नहीं होगा। इसमें उन लाखों ईमानदार छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर खतरा पैदा होगा जो परीक्षा में शामिल हुए थे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी सरकार और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष दूत से संबंधित कोर्सों में दाखिले के लिए नीट यूजी का आयोजन करती है। दिल्ली की कोर्ट ने शुक्रवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में बीआरएस के नेता कविता की न्यायिक हिरासत 18 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीबीआई ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को अप्रैल में तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें वहां से गिरफ्तार किया था। लुधियाना में हिंदू नेता संदीप गोरा थापर पर हमला, घायल हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूत्रों के मुताबिक निहंग सिंह के कृपाल से हमला किया गया। लुधियाना शिवसेना पंजाब के नेता संदीप थापर गोरा सिविल अस्पताल के बाहर कातिलाना हमला हुआ। निहंग वेश में आए 4 आरोपियों ने तेज धार से हथियारों से गोरा पर वार किया। कोरबा के घटकोरा थाना अंतर्गत जुराली डिम्परपारा में एक ही परिवार के 4 लोगों की कुएं में गिर के हुए को बचाने के चक्कर में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जहरू पटेल के कुएं में गिर जाने से उसकी बेटी सपना पटेल भी कुएं में कूद गई, जिसके बाद मनबोध पटेल, शिवनारायण पटेल भी एक दूसरे को बचाने के चक्कर में कुएं में कूद गए, लेकिन कुएं के मीथेन गैस होने के कारण चारों की मृत्यु हो गई। पूरी घटना घटी है। 4 लोगों के साथ कुएं में
एक साथ मृत्यु हो गई है जहरीले गैस के कारण। और तो पिता पुत्री है और बाकी दो पड़ोसी लोग हैं। और ऐसी घटना की और हम लोग को उम्मीद नहीं थी। और हम सरकार से और हमारे जिला प्रशासन से निवेदन करेंगे कि इन लोगों को राहत राशि आर्थिक सहायता प्रदान करने के। वहाँ पे अभी जो हमें प्राइमा फेसी एविडेंस मिली है, वहाँ पर शायद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से शायद उनकी सफोकेशन एंड ड्राउनिंग इन वाटर हुआ है। एक और व्यक्ति भी कुएं के अंदर उतरा था, परंतु सांस फूलने के चलते वो समय रहते ही वापस आ गया एंड ही इज़ सेफ एंड साउंड। यहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम आ चुकी है, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और जल्दी हम बॉडीज़ को रिकवर भी कर लेंगे। वैधानिक कार्रवाई चल रही है। सूरजपुर जिले के प्रतिष्ठित पत्रकार अनवर खान के साथ एसडीएम जगन्नाथ वर्मा द्वारा की गई मारपीट गाली गलौज को लेकर सभी पत्रकार लामबंद हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उक्त एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। राष्ट्रीय जनता दल ने 28वां स्थापना दिवस मनाया। आरजेडी कार्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने लालू और तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत किया। दोनों को चांदी का मुकुट बनाया गया। 28वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोगों ने पिछले 27 सालों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे। उतार चढ़ाव के कारण आरजेडी मजबूत हुआ है। तेजस्वी के नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ेंगे। लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत कमज़ोर है। इस साल अगस्त तक ही यह सरकार चलेगी। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत कमज़ोर है और यह अगस्त में गिर जाए। समय पर आपने देखा होगा, सत्ता के लालच में उन लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता किया और बीजेपी के साथ उन सब लोगों ने हाथ मिलाया। लेकिन एक इकलौता राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है जो आज तक भाजपा के आगे घुटने नहीं टेके, न समझौता हम लोगों ने किया। सत्ता सबसे बड़ा चीज नहीं है। हम लोगों की लड़ाई शोषित, वंचित, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा जो समाज है, जो कमजोर है, उनकी लड़ाई लड़ने का है। मोदी जी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त तक ये अगस्त में इनकी सरकार खबर आपको उन्नाव से बता रहे हैं। उन्नाव में मामा ने की मासूम भांजे की हत्या। खबर उन्नाव से आपको बता रहे हैं। उन्नाव में मामा ने की मासूम भांजे की हत्या। गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर उतारा मौत के घाट। उन्नाव में गड्ढे में भरे पानी में डुबाकर उतारा मौत के घाट। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने आरोपी मामा को हिरासत में लिया। उन्नाव में मामा ने की मासूम भांजे की हत्या। बारात में शामिल होने मां संग आया था मामा के घर। पुलिस ने आरोपी मामा को हिरासत में लिया। असोहा थाना क्षेत्र के मादिरगढ़ी गांव का ये पूरा मामला।
लड़का हमारी बिटिया का लड़का हमारा नाती है। क्या साल का था? 9 साल का। क्या घटना हुई थी फोटो वाले? घटना भाई जो बारात रहा, बारात होके हुए लड़का वही की बात फिर हम पता नहीं जाने पर बाद में जाने पाने हैं बात साहब। क्या हुआ था, कैसे क्या घटना हुई? हाँ, उसी घटना जो है गला घोंट के यहाँ एक ही हत्या कीन गए। किसने मारा? हैं? किसने? हमारा भाई, हमारा भतीजा। नाम बताओ। क्या नाम है? सूरज राम कुमार। इससे पहले भी कभी कुछ हादसा कर चुका है? नहीं नहीं किस लिए मारा? कुछ विवाद हुआ था क्या? नहीं, हमारा उनका विवाद रहे, मतलब हमारे बिटिया था, हमारे लड़का के नाते तो कोई विवाद नहीं रहा। हाँ। हैं? हमारे लड़का मरती, हमका मरती, और नाती का है मरे। कितने साल का था वो? 9 साल। कहाँ गया था ये? कहाँ गया हुआ था काती बच्चा? कहाँ गया हुआ था? शादी बता रहा? शादी घर में रहा, मान बारात रहा है। तो आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस ने अभी तक क्या किया? अब पुलिस लिखा पढ़ी केस, अब पुलिस भी अब घर पर है। अभी वो पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए? नहीं, वो तो चले गए रात। दोनों लोग पकड़ गए। हाँ, किस तरह कार्रवाई चाहते हैं आप? क्या कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई का उनका बस जेल चला दिया उनका। खबर कानपुर से है। पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। सिमरा गांव में पुलिस हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। सिमरा गांव में पुलिस हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर से खबर। पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़। हत्या आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने की थी अवैध स्टैंड संचालक की हत्या। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर शामली से है। बाइक सवार को कार चालक ने उड़ाया। शामली से खबर। बाइक सवार को कार चालक ने उड़ाया। पीछे से कार ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। कार की भीषण टक्कर से शख्स की हुई मौत। टक्कर से कई फीट दूर उछलकर गिरा शख्स। ये तस्वीरें हैं जहां पर सीसीटीवी कई फीट दूर तक उछलता नजर आ रहा है। बाइक सवार कार चालक ने पीछे से आकर तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मारी थी। खबर कुशीनगर से है। बरसाती मौन नाले का टूटा बांध। बांध टूटने से कई एकड़ की फसलें जलमग्न हो गई। बारिश के बाद ओवरफ्लो होने से टूटा बांध। कुशीनगर में बरसाती मौन नाले का टूटा बांध।
डीएम ने मौन नाले का किया निरीक्षण, राहत एवं बचाव के दिए दिशा निर्देश। बांध टूटने से कई एकड़ फसल जलमग्न। खबर लखनऊ से, एसआईटी ने शासन को सौंपी हाथरस हादसे की रिपोर्ट। एसआईटी ने 132 लोगों से बातचीत के बाद सौंपी रिपोर्ट। लखनऊ से खबर, एसआईटी ने शासन को सौंपी रिपोर्ट। एसआईटी ने 132 लोगों से बातचीत के बाद सौंपी रिपोर्ट। हाथरस के डीएम और एसपी से भी की पूछताछ। परमिशन देने वाले भी एसडीएम से भी की गई है पूछताछ। शासन ने न्यायिक आयोग को सौंपी रिपोर्ट। जांच के लिए सीएम योगी ने बनाया न्यायिक आयोग। हाथरस भगदड़ हादसे के बाद नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के वकील डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट एटा पहुंचे। नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह ने मीडिया को जानकारी दी कि बाबा के वकील एपी सिंह पत्रकारों के तीखे सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत अराजक तत्वों ने कार्यक्रम समापन में भगदड़ मचाई। बाबा के मीडिया में बयान न देने के सवाल पर बोले कि जल्द ही बाबा मीडिया में अपना बयान जारी करेंगे और हम जांच रिपोर्ट का सम्मान करते हैं। घटना में 121 लोगों की मौत पर कहा कि मैं किसी को दोषी नहीं मानता। कार्यक्रम में और आश्रम में मोबाइल बैन के सवाल पर एडवोकेट एपी सिंह ने कहा कि बाबा खुद मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बता दें कि नारायण साकार हरि के एडवोकेट एपी सिंह मृतक और घायलों के परिजनों से जानकारी लेने एटा पहुंचे थे। हम कभी गुमराह नहीं किया, हम लॉ वार्डिंग से किया। आयोजक इंजीनियर है, योग्य व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है, आपके जीवन का आपका साथ का व्यक्ति है, क्यों गुमराह करेंगे? क्या स्वार्थ था गुमराह करने में हमारा? क्या हमें वहाँ चंदा लेना था? क्या हमें वहाँ चढ़ावा लेना था? क्या हमें डोनेशन था? किसी से हमने एग्रीमेंट तो नहीं किया था कि हम आपको बुलाएंगे, पैसे दो, चंदा दो। हमने तो ऐसा नहीं किया। मानवता भाईचारा का कार्य था। हाँ, संख्या अधिक हो गई क्योंकि फरवरी से लेकर जून तक आयोजन नहीं हुए थे इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, इसलिए और भीड़ का एंटी सोशल एलिमेंट्स ने फायदा उठाया और जिसकी वजह से ये इतनी मौतें हुई। हमारे लोगों की मौतें हुई, हमारे परिवार के लोग मारे गए। हमारे जिला प्रशासन को दोषी मानते हैं इस पूरे मामले में? हम किसी को दोषी नहीं मानते। हम किसको दोषी माने? हम ही पर FIR हुई, हम ही मुलजिम बने, हम ही अंतिम संस्कार कर रहे हैं, हम ही ने दरी बिछाई, कालीन बिछाई, मंच बनाया, माइक लगाया, पानी व्यवस्था की। हमारी माँ बैठी, बहन बैठी, चाची बैठी, ताई बैठी, बेटी बैठी, भाई बैठा और हमने थोड़ी देर बाद उन्हीं की लाशें अपने हाथों से उठाई, अपनी गाड़ियों में, जिन्हें हम बैठाल के लाए थे कार्यक्रम के लिए, उन्हीं को हम उन्हीं गाड़ियों में अपनी लाशें लेकर गए हैं। वहाँ लाशें लेकर देखा है, अंतिम संस्कार अभी हो रहे हैं, का इलाज चल रहा है। खबर पीलीभीत से है, जहां पुरनपुर कस्बा निवासी व्यापारी के घर पर चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चेकिंग के 2 चोरों को धर दबोचा और जिनके पास से चोरी के आभूषण बरामद हुए हैं। बता दें कि चोरों ने व्यापारी लालजी के घर में जीने के रास्ते से घुसकर अलमारी के से जेवर, नकदी समेत घड़ी और मोबाइल पार कर दिए थे। ये थाना पूरनपुर क्षेत्र में 1 तारीख की रात्रि को एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। इसमें 1 लाख से ऊपर नकद एवं काफ़ी कीमती आभूषण चोरी किए गए थे। इसी के क्रम में 2 तारीख को थाना पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। थाना पूरनपुर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिन्होंने 3 दिन के भीतर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है एवं 100% बरामदगी की गई है। ये जो दोनों अभियुक्त हैं, जिनके नाम हैं गुरदीप और राकेश, इनका काफ़ी आपराधिक इतिहास रहा है और आदतन काफ़ी चोरियां ये पहले भी कर चुके हैं। इन दोनों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
सोनभद्र में वाराणसी शक्तिनगर मुख्य राजमार्ग पर चोपन में सोन नदी पर बना पुल सालों से जर्जर है। यहां तक कि पुल की हालात को देखते हुए भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन ने पुल को लेकर कोई शोध नहीं ली है, जबकि आए दिन छोटे वाहन हादसों का शिकार हो रहे हैं और लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं, मरम्मत के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन पुल की हालत जस की तस बनी हुई है। राजमार्ग के चोपन सोन सेतु पर आपको बता दें कि तकरीबन 5 दशक से अधिक समय से यह पुराना पुल बताया जाता है। इस पुल पर अभी तक कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, तो कईयों की असमय मौत भी हो चुकी है। वजह कि यहाँ पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी। बीते वर्ष पहले तक इस पुल को जर्जर घोषित करते हुए बड़े वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब केवल 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को चलने की अनुमति। बता दें कि तकरीबन 2 से 3 साल तक यह पुल पूरी तरह से आवागमन के लिए बाधित रहा। केवल छोटे वाहन और पैदल लोगों का इस पुल पर चलना होता था। करोड़ों रुपए खर्च कर इस पुल की मरम्मत तो जरूर कराई गई, लेकिन आज भी खतरों से इनकार नहीं किया जा सकता। इसकी बड़ी एक वजह है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी। आपको बता दें कि इस पूरे पुल पर आप देख सकते हैं कहीं भी लाइटिंग की व्यवस्था नहीं की गई है, यानी कि प्रकाश की व्यवस्था नहीं है, जबकि यह मार्ग कितना जरूरी है। 4 राज्यों से गुजर रहने वाला सोनभद्र जनपद का यह प्रमुख मार्ग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली सड़क है। बावजूद यहाँ पर सुरक्षा के मानकों की कई प्रकार से अनदेखी की जा रही है। न केवल यही पुल बल्कि यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर चोपन वैष्णो मंदिर के पास भी 1 दशक के भीतर एक पुल बना है, जिसकी भी स्थिति बहुत ठीक नहीं है, जहाँ पर केवल 4 पहिया वाहनों को चलने की अनुमति है, जबकि 10 साल के भीतर का बना हुआ पुल है, जिसकी वजह से कई सालों तक लगभग लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो कड़ी मशक्कत के बाद, तमाम प्रयासों के बाद एक पुल वैकल्पिक तौर पर जरूर बनाया गया है, जिस पर आवागमन अब चालू हो गया है, लेकिन अभी भी एक पुल वहां पर खस्ता हाल में है, जर्जर। कैमरा सौगी के साथ मैं अरविंद दुबे, के न्यूज, सोनभद्र। कासगंज तहसील क्षेत्र के गांव नरदई स्थित हजारा नदी ढाल पर पुल है, जो अंग्रेजों के समय 1889 में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर आज तक कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ। हालांकि मजबूती को देखते हुए पुल आज ही बहुत मजबूत स्थिति में है। वहीं कासगंज के एटा मार्ग स्थित काली नदी के पुल की बात की जाए तो वह 1973 में बना था। उस पर आज भी तक जिला प्रशासन या PWD विभाग द्वारा कोई मरम्मत कार्य नहीं हुआ है, जबकि पुल की मरम्मत की जरूरत है। इस पुल से बरेली, मथुरा, आगरा के लिए वहां से निकला जा सकता है। वहीं कासगंज मथुरा मार्ग पर 1000 नहर का पुल पड़ता है, वह भी लगभग 50 से 60 साल पुराना है, उस पर भी कोई मरम्मत का कार्य नहीं हुआ है। पुल पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इस पुल से कासगंज से सिकंदरा, मऊ, मथुरा, हाथरस और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों का दबाव पड़ता है। खड़ा हुआ हूँ कासगंज के नदरी गांव स्थित हजारा नहर पुल पर। यह पुल छाल के पुल के नाम से ही प्रसिद्ध है। आपको बता दें, यह पुल 1889 में बना था। अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने बनवाया था इस पुल को। तब से आज तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इस पुल की एक खासियत और भी है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ एक कोठरी बनी हुई है और ये साथ में नदी बह रही है। इस नदी से और कोठरी के बीच में एक रास्ता दी गई, दोनों कोठरियों के बीच में एक रास्ता दी गई है, जिसमें से आर पार जा सकते हैं। उसके बाद इस पुल में एक खासियत और है कि उन कोठरियों के नीचे से भी एक नदी, काली नदी और बह रही है। वह भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आए दिन हजारों के लोग यहाँ पर पर्यटक स्थल के तौर पर देखने आते हैं इस पुल को और एंजॉय करते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को यह देखना चाहिए कि यह पुल 100 साल से भी ऊपर हो चुका है और इसमें अभी तक कोई भी दरार नहीं आई है, और उसके साथ ही इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। कासगंज से के न्यूज इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। बहुत बड़ा पुल है, इसको कम से कम अंग्रेजों के ज़मानों का बना हुआ है और इसकी रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। कोई प्रशासन ने कोई प्रशासन नहीं, कोई चीज़ नहीं। आज तक इस पुल में कोई कमी आई है? कुछ अभी नहीं, वैसे अभी तक तो कोई कमी नहीं आई है। पुल है, हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं, हमारे पापा बड़े बूढ़े थे, सन 73 में बनाई है। तब से अब तक इसकी रिपेयरिंग हुई है? नहीं हुई है। नीचे उतर के देखो, गल रहे हैं, सौकर गल रहे हैं, काई आ गई है। इस पुल से कौन से कहाँ रोड के लिए जाते हैं लोग? यहाँ से बरेली के लिए सबसे ज़्यादा लोड इसी पे पड़ता है। ये कितना पुराना होगा? लगभग होगा ये 50 साल।
ये अब तक इसकी मरम्मत हुई है एक भी बार? अभी तक नहीं। तो इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। यहाँ से कौन कौन से वाहन मतलब कहाँ के लिए जाते हैं? यहाँ से ये पूरा कॉलना रोड है, ये दिल्ली वगैरह, ये नगलो वगैरह, यहाँ से सब पास होते हैं ये रोड। खबर गोंडा से है, जहां 1964 में गोंडा लखनऊ राजमार्ग पर बना 60 साल पुराना सरयू पुल जर्जर अवस्था में है। सरयू पुल के नीचे का हिस्सा क्षतिग्रस्त है। भारी वाहनों के आने जाने से पुल के नीचे लगे लोहे के एंगल से आवाज़ आ रही है। कुछ ही दिन पहले इस पुल पर निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे भारी वाहनों के आने जाने पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई और कई महीनों का काम चलने के बाद क्षतिग्रस्त पुल को ठीक किया गया था। लेकिन अब फिर से बरसात होने के बाद यह पुल क्षतिग्रस्त नज़र आ रहा है और अब इस पुल में कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं। लेकिन दरारें पड़ गई हैं, कल ही देर शाम योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर 50 वर्ष से अधिक के बने पुलों का निरीक्षण करके जर्जर होने पर तत्काल आवागमन बंद करवाने का निर्देश दिए था। राहगीरों और स्थानीय लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह पुल काफ़ी पुराना है और यह जर्जर हो चुका है। तो पुल तो खराब है, आवाज़ देता है। कितनी बार खराब हो चुका है? ये 2 बार खराब हो चुका। कितनी दिक्कतें होती हैं खराब होने पर? खराब होने पे सवारी बंद हो जाती है। और क्या दिक्कत है? और क्या बताऊँ मैं, उसके बारे में तो पुल वाले खुद ही बता सकते हैं। ये सरजू पुल है कटरा घाट। इसमें जब गाड़ी आती है लोडिंग तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, चरचराता है। ये चक्कर बना था, फिर सही से बना नहीं है ये। कितनी दिक्कतें होती हैं खराब होने पर? बहुत दिक्कतें हो जाती हैं, गाड़ी वाड़ी बंद हो जाती हैं, पूरा सब बंद हो जाता है। अच्छा, ये सरजू घाट क्या दिक्कतें होती हैं भैया? ये पुल टूटा फूटा है, इस पर गाड़ी निकलती है तो आवाज़ देती है, खतरा रहता है इससे। हम लोग चाहते हैं ये बन जाए, इस पर बहुत दिक्कत होती है। तो जब खराब होता था आप लोग कैसे जाते हैं, कितनी दिक्कतें होती हैं? अरे किसी में मेहनत करता हूँ, क्या करें हम लोग यार, आते जाते हैं किसी तरह। ये जो देख रहे हैं, ये सरयू निगम का पुल है, जो गोंडा से लखनऊ राजमार्ग पर सरयू घाट के नाम से पुल है, क्योंकि ये प्रसिद्ध है। अब मैं जो पुल है, ये मरम्मत के नाम पर यहाँ पे जो खाना पूर्ति की गई, लोहे के राड को लगा करके तो रोका गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम को एक आदेश दिया था कि जो 50 साल से पुराने पुल हैं उनको देख करके उनकी मरम्मत करके, और अगर पुल निष्प्रयोज है तो उसको रोक करके उस पर आवागमन पूरी तरह से रोक। लेकिन गोंडा का सेतु निगम के जो अधिकारी हैं वो आँख मूंद के बैठे हैं। अभी तक के मतलब 24 घंटा बीतने के बाद भी जिले के सेतु निगम या लोक निर्माण विभाग के कोई भी अधिकारी अपने एसी कमरों से निकल करके पुल का भ्रमण या पुल का निरीक्षण करने के लिए नहीं निकले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो पुल है सरयू घाट के पास, जो लखनऊ राजमार्ग को जोड़ता है, जिस पे लाखों गाड़ियां प्रतिदिन आती है, लेकिन वहीं पे जनपद के आला अधिकारी इस पुल पर निरीक्षण के नाम पर ना भी आए हैं, ना उनका आने का मन होगा, क्योंकि वो एसी कमरों में बैठ करके वहीं से खाना पूर्ति करके शासन को रिपोर्ट भेज देते। आपको बता दूं कि कभी भी इस पुल के गिरने से घटना हो सकती है। राजेश शुक्ला, के न्यूज, गोंडा। प्रदेश सरकार बरही लगातार व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने में लगी हो, लेकिन कानपुर देहात जनपद के आला अधिकारी किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद कानपुर देहात के झींझक नहर पुल लगभग 150 वर्ष पुराना है, जो पूरी तरह से जर्जर है। हालात ये हैं कि जिसमें लगातार वाहन गुजरते हैं तो 24 घंटे में लोगों का आना जाना रहता है। जिस पुल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर नया पुल बनाया जाना है, लेकिन बावजूद इसके जनपद के अधिकारियों के कानों में जू नहीं रेंग रही है। लाखों रुपए का बजट पास भी हो चुका है, लेकिन ठेकेदारों को ठेका भी दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके आज भी ये पुल मौत की दावत दे रहा है। वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वो नया टेंडर हो करके वो बनना शुरू हो गया है और वो कुछ महीनों में बन करके तैयार हो जाएगा। कल मैंने उसका निरीक्षण किया था तो सारा माल जो है वहाँ पर सीमेंट वगैरह सरिया वगैरह उतर चुका है और वो जल्दी से जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। और मैंने प्रशासन से कह दिया है कि वहाँ पर कोई भी भारी वाहन, ट्रक, मोरम लदे हुए या भारी बसें वहाँ से ना गुजरे, क्योंकि वो पुल बहुत जर्जर हो चुका है। इसीलिए सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वो पुनः निर्माण उसका चालू हो गया है, वो जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। खबर रायबरेली से है। बिहार में लगातार गिर रहे पुलों के बाद यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 50 सालों से या उससे अधिक
पुराने पुलों के निरीक्षण के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सपर्ट संस्थानों से इन पुलों की मजबूती की जांच करवाएं। उन पुलों पर यातायात रोककर पुनर्निर्माण किए जाने के आदेश जारी किए हैं। पुल में समस्या, पुल जर्जर हालत में है, जीर्ण शीर्ण पोजीशन में है, इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आए दिन एक न एक घटना हुआ करती है इसमें और बड़ी प्रॉब्लम है इससे। क्या बैरिकेडिंग की कुछ नहीं, कोई नहीं ध्यान देता है। कब से टूटी पड़ी है बैरिकेडिंग? अरे इसको हो गए 3-4 महीने। क्या इस पुल से कोई गिरकर मरा भी है? आए दिन घटनाएं हुआ करती हैं। अभी एक ट्रक गिरा, एक बाइक गिरी, एक बोलेरो गिरी। आए दिन जो इसमें घटनाएं हुआ करती हैं। बिहार में एक एक करके लगातार गिर रहे ओवरब्रिज के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो भी ओवरब्रिज खस्ताहाल हैं उनमें यातायात रोक दिया जाए और उसे पुनः निर्माण करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं रायबरेली जिले के लखनऊ फतेहपुर मार्ग जनता बाजार के पास बने ओवरब्रिज भी खस्ताहाल है, लेकिन लगातार चल रहे यातायात से लोगों की जान का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर के NHAI विभाग आंख मूंदे बैठा हुआ है। वहीं देखने वाली बात होगी कि खबर दिखाए जाने के बाद क्या आला अधिकारी जागते हैं या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। खबर हमीरपुर से में AC से पानी टपकने की शिकायत के बाद साइबर सेल प्रभारी जयशंकर सिंह ने फोन पर बातचीत के दौरान AC मैकेनिक के साथ जमकर गाली गलौज की, जिसका ऑडियो भी वायरल हो रहा है। जनपद के सभी AC मैकेनिकों ने AC के SP को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई न होने तक अधिकारियों के कार्य न करने की चेतावनी दी। सेंटर का भी ट्रायल चल रहा है, तो मतलब कंपनी में 6 महीने का ट्रायल चलता है। तो हम लोग का एक AC ये साइबर वाले हैं, उन्होंने अपनी AC हमसे इंस्टॉल करवाई। तो जब से 2 महीने से लगी AC, जब से बराबर वो हमको किसी न किसी बात में या कोई भी उनके कहाँ आया तो वो मैं घर को दिखाने के लिए हमको बुला लेते थे। AC में दिक्कत नहीं, जबकि मैं चेक करता था AC में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल भी उनका फ़ोन आता है और मैं उनसे कहता हूँ कि जो है सर आप कंपनी में कॉल लिखवाइए, कंपनी का कोई और टेक्नीशियन आके उसको देख लेगा। तो उन्होंने मेरी माँ को भद्दी भद्दी गालियाँ दी और मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि इस पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। और हमारे टेक्नीशियन, सभी टेक्नीशियन भाई हमारे साथ हैं और जब तक हम लोग ने फैसला किया, जब तक कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग किसी भी अधिकारी का, केवल पब्लिक का काम करेंगे, किसी भी अधिकारी का हम लोग काम बंद करते हैं। हम लोग मेरा नाम सलमान अली है, अधिकारियों का काम हम टोटल बंद करते हैं और जब तक हमें कोई कार्रवाई नहीं होगा हम किसी भी अधिकारी का कोई भी काम नहीं करेंगे। कानपुर में टप्पेबाजों का गिरोह सक्रिय हो गया। देर रात फिर एक सराफा टप्पेबाजी का शिकार बन गया है। पीड़ित के अनुसार जेवर खरीदने के नाम पर झांसे में लिए गए और बदले में जो नकदी दी गई उसमें गड्डी के ऊपर और नीचे असली नोट लगा दिए गए और बीच में रद्दी भर दी गई। टप्पेबाजों को 26 लाख रुपए ठग लिए। मैं पंकज अरोड़ा, अध्यक्ष कानपुर महानगर सराफा एसोसिएशन। आज हमारे कानपुर शहर के नयागंज सराफा बाजार के व्यापारी के साथ 26 लाख रुपए की टप्पेबाजी हो गई और ये टप्पेबाजी एकदम नए तरीके से हुई है। आज तक ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना नहीं था। तो नवकार ज्वेलर्स के नाम से अहमदाबाद के ज्वेलर्स के द्वारा हमारे बाजार के व्यापारी को फ़ोन किया गया, उनसे एक डीलिंग करी गई और उस डीलिंग के जिस तरीके से डीलिंग की गई तो जेवर देने की जब बात की गई तो जेवर पैक हो गए, जब पूरे व्हाट्सएप पर उसकी छटाई हो गई और पूरा सामान पैक हो गया। तो उसके दौरान 26 लाख रुपए मूल्य का सामान था। तो वो जब दुकान पे गद्दी पे आता है देखता है वो टोटल फेक करेंसी, ऊपर का नोट असली, बाकी पूरी फेक करेंसी है। उन्होंने तय कर लिया और फिर एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा यहाँ पर और RTGS के माध्यम से पैसे देने की बात हुई, लेकिन वो RTGS का पैसा जो उनको प्राप्त नहीं हुआ और चूँकि उस व्यक्ति का एक व्यक्ति यहाँ प्रतिनिधि ज्वेलरी लेने आ गया था तो ज्वेलर्स के 2 व्यक्तियों ने जा कर के उस व्यक्ति को जो है ज्वेलरी दे दिया और उसके बदले में 30 लाख कैश लिया। उस कैश को उन्होंने जा कर के अपने घर में देखा तो उसमें जो है 12,000 रुपये प्राप्त हुए और शेष उसमें जो है कागज़ के टुकड़े थे। तो इस तरह से उनके साथ जो है ठगी का कार्य हुआ।
तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन नजीराबाद में पंजीकृत किया गया है और जो व्यक्ति हैं उनकी तलाश की जा रही है। कानपुर में बीते साल लाश से जेवर चुराने के मामले में नजीराबाद थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज व अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुख्यालय ने डीसीपी साउथ की जांच के बाद दी गई चेतावनी को सजा मानने से इनकार करते हुए आरोपी पुलिस कर्मियों के पर विभागीय दंड तय करने के आदेश दिए हैं। नजीराबाद के रामकृष्ण नगर में 12 अप्रैल 2023 को निखिल उर्फ विवेक ने मां राजकुमारी की हत्या कर खुदकुशी कर ली थी। राजकुमारी के बेटे जितेंद्र उर्फ दुर्गेश का कहना कि मां की मौत के दौरान उनके शरीर पर जो सोने की चेन, अंगूठियां और कंगन मौजूद थे, लेकिन घटनास्थल के जांच के दौरान तत्कालीन नजीराबाद थाना प्रभारी कौशलेंद्र प्रताप सिंह और चौकी प्रभारी रवि कुमार की मौजूदगी में शव से जेवर उतारकर पुलिस ने अपने कब्जे में तो ले लिए, लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया। अंतिम संस्कार करने के बाद जब परिजन नजीराबाद थाने जेवर लेने गए तो उन्हें धमकाकर भगा दिया गया। बेटे ने आईजीआरएस पर मामले की शिकायत की। पुलिस ने मामला घुमाते हुए निखिल की पत्नी से तहरीर लेकर जितेंद्र पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी, लेकिन सीपी की जांच में पूरा मामला का खुलासा हो गया। तत्समय पंचायतनामा भरते समय जो मृतक के परिजन थे उनमें उसके शरीर पर पहने हुए गहनों को लेने के संबंध में आपस में विवाद हुआ, जिस विवाद में पुलिस द्वारा ये कहा गया कि दोनों पक्ष आपस में तय कर लें कि किसे गहने दिए जाने हैं। बाद में पुलिस द्वारा वो गहने जिस पक्ष पर सहमति बनी थी उसको वापस दिया गया, लेकिन इसमें पुलिस के द्वारा जो प्रक्रियात्मक त्रुटियाँ की गई थी उस पर प्रारंभिक जाँच कराई गई। जाँच में तत्कालीन थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया था और उन्हें दंडित भी किया गया था। खबर एटा से है। करीब 1 माह पूर्व देहात कोतवाली के अंतर्गत नगला केवल में हुई चोरी का खुलासा हो गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा राजेश कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर कोतवाली का सफल अनावरण किया। जनपद इंटेलिजेंस की तथा सर्विलांस टीम व देहात कोतवाली बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बाराबंकी में एक बार फिर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। इस बार लोनी अर्बन कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर लाखों की ठगी की गई है। काफ़ी संख्या में पीड़ित महिला एसपी ऑफिस पहुंचे और एसपी को प्रार्थना पत्र देकर मामले में उचित कार्रवाई कर पैसे वापस लाने की मांग की। हमारे गांव के आसपास मजरे से ज़्यादातर लेडीज़ हैं। इन्होंने अपना पैसा एक मम्मी शुक्ला जी हैं, पुत्री देवता दीन, निवासी ग्राम नसीमपुर, मजरे ठाकुरपुर, थाना बदोसराय की रहने वाली है। वो 6-7 साल से इन लोगों का थोड़ा थोड़ा पैसा करके LUCC करके कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें पैसा जमा करती थी। इन लोगों को आश्वासन दिया था कि 18 महीने के बाद हम आपका पैसा 2 गुना करके देंगे। धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया है। अभी तो हमारे पास लिखित में सिर्फ 62 महिलाएं आ पाई हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, कुछ छोटी बच्चियां भी हैं। इनके फादर और पेरेंट्स ने थोड़ा थोड़ा पैसा करके उनके पास जमा किया। लगभग फतेहपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा थामने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के जिला अस्पताल की OPD टॉर्च की रोशनी में चलाने को मजबूर है। नंबर विधि में देखा गया कि टॉर्च के सहारे पेशेंटों को देखा जा रहा, उस पर आपका क्या कहना है? के सामने गई है, बन रहा है, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी। यहाँ जनरेटर की क्या व्यवस्था है सर? हमारे यहाँ जनरेटर जो है 125 kVA का है, वो 15 रोज पहले जल गई है, जिसके लिए CM प्रिंसिपल साहब को सूचना दी गई है, प्रस्ताव भेजा गया है, ले जा करके बनवाना पड़ेगा। तो उन्होंने टेंडर किया है, बनवाया जाएगा जल्दी। पर कमरे से दिखाने आए हैं, लाइट के कारण अंधेरा हो रहा है, जब से लाइट जला के कान दिखाने। क्या दिखाने आए थे? कान। क्या रोशनी है कमरे पे? जी नहीं, कान को दिखाने आए हैं, यार रोशनी नहीं है, उसे टॉर्च से डॉक्टर देखते हैं। खबर अयोध्या से है। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकियों द्वारा रामलला पर रॉकेट लॉन्चर से क्षति पहुंचाने की नाकाम कोशिश
लोगों के जहन से समाप्त होने वाली नहीं है और आज अयोध्या में इस घटना की 19वीं बरसी मनाई जा रही है। उस समय विवादित रहे परिसर में विराजमान रामलला के टेंट के अस्थायी मंदिर पर आतंकियों ने हमला किया था। परिसर के पास पहुंचते ही आतंकियों ने मशाल जीप में धमाका हुआ था और परिसर की बैरिकेडिंग पूरी तरह से टूट गई थी और 5 आतंकी अंदर दाखिल हुए। परिसर में गोलियां चलाने की गूंज सुनाई देने लगी, जिसमें 2 आतंकियों का मकसद सिर्फ रामलला के टेंट को उड़ाना था और 3 अन्य साथियों का मकसद विवादित स्थल के बगल में मौजूद सीता रसोई में प्रवेश करना था, क्योंकि सीता रसोई एक बड़ी इमारत थी और ऊंचाई पर भी थी। वहां से पूरे परिसर दिखाई देता था और उस जगह पर वो सुरक्षित भी रहते, इसलिए वो सीधे सीता रसोई की तरफ बढ़ रहे थे। उनका मकसद आतंकी हमले का लंबे समय तक चलने रहना और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना था। वह दृश्य जो अत्यंत भयावह रहा, क्योंकि यही पहले तो यही हल्ला हुआ कि आतंकवादी आ गए, तब डर लगा कि भाई आतंकवादी आ गए। फिर उसके बाद में उन लोगों ने लांचर फेंकना शुरू किया। पहले बहुत ज़ोरों से आवाज़ आई, आवाज़ वो आई जो बैरिकेडिंग लगी थी उसको तोड़ दिया। उसको तोड़ने में बहुत क्या फेंका, कैसे तोड़ा, वो थोड़ा दूर रहा, क्योंकि उसका जो है आवाज़ आई, फिर हल्ला हुआ पूरे अथवा में मम्मी कैसे उनको मारा जाए, कैसे क्या किया जाए, सब अपनी बात की चलती रही। हम ना 1528 को भूल सकते हैं और ना भूल सकते हैं 2005 जुलाई को। जिस प्रकार से 5 जुलाई को यहाँ पर घटना घटित हुई, तो देवयोग था कि इस धरती का रक्षण, संवर्धन और सुरक्षा वो हनुमान जी के हाथों में है। और कलयुग में भगवान श्री राम ने उस समय त्रेता में उनको आशीर्वाद भी दिया था, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो वो चारों युगों में यहाँ पर विराजमान रहने वाले हैं और अयोध्या की रक्षा उनके हाथों में है। 5 जुलाई की घटना घटित हुई और देवयोग संयोग से सारे आतंकी मारे गए। लेकिन एक तरफ इसी 5 जुलाई के बाद एक माह ऐसा आने वाला है जो आज 5 जुलाई है और आज शुक्रवार है। इसके दृष्टिगत जो सभी महत्वपूर्ण स्थान हैं उन पर सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पुलिस, सिविल पुलिस के जो जवान हैं उनको मूवमेंट कराया गया है। सभी चौकी इंचार्ज अपने अपने थाना क्षेत्र में, अपने अपने चौकी क्षेत्र में थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज भ्रमणशील हैं। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, तो येलो जोन के महत्वपूर्ण स्थान हैं, उनमें येलो जोन की सुरक्षा लगी है। लगभग हमारे ऐसे 49 पॉइंट हैं जिन पे हमने पिकेट और पीएससी लगाई है। बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग होती है। वहाँ वाहनों का मूवमेंट, जो अनुमति प्राप्त वाहन हैं उन्हीं का मूवमेंट होता है। इसके अलावा रेड जोन में सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। वहाँ पे पीएससी, सीआरपीएफ, एसएफ और इसके अलावा सिविल पुलिस के जवान जो है विभिन्न पॉइंटों पर तैनात हैं। खबर उन्नाव से है, जहां नगर पालिका परिषद की नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता भानु मिश्रा व प्रतिनिधि प्रवीण मिश्रा भानु ने 1 वर्ष के विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका परिषद के स्टाफ और सभासदों के सहयोग से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विकास नीतियों को धरातल पर उतारने का प्रयास किया गया। पूरे शहर को सुंदर बनाने का उनका संकल्प है। बताया गया कि शहर की सड़कों का जाल बिछ रहा है। 1 वर्ष के कार्यकाल में 210 सड़कों को स्वीकृत कराया गया। बरसता है वो आप देख रहे होंगे कि पहले पानी 2-2, 3-3 दिन तक ही शहर में दिखाई पड़ता था और अभी कल पानी बरसा है। आज सारी सड़कें साफ है, मैंने खुद जा कर के देखा है। इससे पहले जब बारिश हुई थी मात्र 15 मिनट में पूरा सड़क सूख जाता है। ये एक उपलब्धि है, हमारे कार्य को ये दर्शाता है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत और कितनी लगन के साथ कार्य किया हुआ है। देखिए, सफाई अभियान बड़े पैमाने पे चलाया जा रहा है, लेकिन विगत 15 वर्षों से जो पालिका के हालात रहे आप लोगों से छुपे नहीं रहे। बहुत जल्दी हम लोग इसको भी सुधार लेंगे और ये सफाई अभियान जो आप कह रहे हैं ये लगातार 1 साल तक लगातार चलता रहेगा। हम लोग 1 साल तक सभी छोटे बड़े नालों की सफाई लगातार करते रहेंगे।
तहसील गदरपुर के सुंदरपुर गांव में कुंदन नगर 5 गांव के माध्यम से बखाड़ा नदी के लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों ने आवाजाही के 16 लाख से निर्मित राफ्टा पुल का निर्माण लघु सिंचाई संस्था द्वारा कराया जा रहा है। राफ्टा पुल के लेकर स्थानीय नेताओं में घमासान मचा हुआ है। कुछ दिन पूर्व राफ्टा पुल निर्माण को लेकर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए पूर्व विधायक राजकुमार ठकुराल ने कहा कि 16 लाख से बनाए जा रहे राफ्टा पुल का नामो निशान नहीं है। यहाँ पर 3 करोड़ की लागत से बिना कमीशन के पुल बनने चाहिए था, नहीं बन रहा है। अब जो राफ्टा पुल बनाया जा रहा है वह सिर्फ ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। 2.5 साल से मैं चुनाव हार के बैठा हूँ। 2.5 साल में सुंदरपुर गांव जो सबसे बड़ा गांव है पूरी विधानसभा का, जहाँ 2400 वोट हैं, किसी गांव में 2400 वोट नहीं है, किसी गांव में इतनी आबादी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य एक भी सड़क, एक भी विकास कार्य सुंदरपुर गांव में नहीं हुआ। यहाँ के नागरिकों से आप पूछ सकते हो। और आज 16 लाख की लागत से जो पुल बन रहा है उसका नामो निशान नहीं है। देखिए जो पुल बन रहा है, कोई ऋषभ भटरा नाम का कॉन्ट्रैक्टर है। आरोप प्रत्यारोप ग्रामीणों के नहीं है। ग्रामीणों की कोई समस्याएं थी, वो मेरे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, मेरे अग्रज हैं, मेरे सम्मानित हैं, उनकी कोई समस्या थी, उसका समाधान हो गया। आरोप प्रत्यारोप, जब काम होता है, विकास होता है, तो आरोप भी लगता है और प्रत्यारोप भी लगते हैं। जब विकास ही नहीं होगा तो आरोप प्रत्यारोप कहां से आएंगे। 70 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि ये रपटा पुल हमने 2 गांव को, क्या 10 गांव को जोड़ने का काम, ये दिनेशपुर के लोग भी यहाँ से बाईपास के रूप में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। 14 मीटर लंबाई है इसकी, और जो इसके जो बिना जीएसटी के 16 लाख की किसी कॉस्ट है। तो इसमें जो हमारे पास क्या है कि दोनों इस साइड में 14 मीटर ब्लॉक बनेंगे और 6 मीटर तक हम सीसी वर्क रखा था एस्टीमेट में, दोनों साइड है। और उधर भी आपने देखा मिट्टी हमने दोनों तरफ कर दिया। काम तो हमारा चल रहा था, लेकिन ग्रामीण के विवाद की वजह से काम हमारा रुका 15-20 दिन। अगर काम हमारा विवाद ना होता तो हमारा आज ये जो रफ्ता पुल है कंप्लीट हो जाता। लेकिन थोड़ा मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये रफ्ता पुल है, ना कि पुल है। ग्रामीण ये सोच रहे कि ये पुल है, लेकिन रफ्ता पुल का मतलब है बारिश में जब पानी ओवरफ्लो होगा वो रफ्ता पुल से ऊपर जाएगा ही। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के नदी नहरों में बच्चों के नहाने जाने से आए दिन लगातार दुखद घटनाएं हो रही। इसी क्रम में विगत दिनों में नहाने के दौरान कई बच्चों की डूबने से मौत हो चुकी है। देखिए लगातार 2 ऐसी घटनाएं हो गई हैं, वो बहुत दुखद घटनाएं, जिसमें हमारे जवान लड़के वो नहाने वहाँ पर जा रहे हैं हमारी नहरों में। और आपको पता है कि मानसून में ओवर फ्लडिंग हो रही थी, नदी जो है पूरे प्रवाह में बह रही है। तो इससे 2 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है। तो मेरा सब खटीमा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं कि भाई क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है और वैसे भी कई कैनाल्स में हमारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, वहाँ पर एलिगेटर्स हैं। तो अपने लड़कों को वहाँ जाने से मना करें और ताकि ये अपनी घटना ना हो पाए। हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस को भी हमने गश्त बढ़ाने के लिए कह दिया है कि कोई भी ऐसे लड़के, नवयुवक, जो भी लोग हैं जो नहर में अभी नहाने की फिराक में रहते हैं, उनको पाबंद किया जाए, उनको वहाँ से जाने से रोका जाए।